नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कमोडिटी आउटलुक। और कमोडिटी आउटलुक में आज हमारा फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर और खासतौर से कैस्टर सीड पर, जहां पर लगातार 7वें सेशन लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है। एनसीडीएक्स ने कई कदम भी उठाए लेकिन उसका फायदा पहुंचा नहीं है। यहां से दाम और कितना टूटेंगे, क्या ये स्थिति 2016 जैसी बन रही है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही हमारा फोकस रहेगा कॉटन पर, जहां पर बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है लेकिन उसके बावजूद भी जो कीमतें हैं कॉटन की वो फिलहाल नरम बनी हुई हैं। मसालों पर भी आगे का एक आउटलुक लेंगे और फोकस करेंगे सोयाबीन पर भी। और इस खास शो में हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है। सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, साथ ही 3 मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रवि सिंह है कावी स्टॉक ब्रोकिंग से, कुंवर ग्रुप से हमारे साथ रवि देओरा हैं और साथ ही कुणाल शाह हमारे साथ हैं निर्मल बंग से। सभी मेहमानों का स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में। और जैसे कि कैस्टर सीड जो आज कल का हॉट एग्री कमोडिटी बना हुआ है वो कैस्टर सीड है। मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, 7 सेशन हो चुके हैं लोअर सर्किट लगते हुए, एनसीडीएक्स ने बहुत सारे कदम उठाए भी, उसका फायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने इनफैक्ट अपने डिसीजन काफी रिवर्स भी किए, जिसकी वजह से कमोडिटी ट्रेडर्स हों, ब्रोकर्स हो, सब परेशान हैं। या ये स्थिति 2016 जैसी बनती हुई दिख रही है? काफ़ी हद तक दीपाली, क्योंकि कैस्टर ऑयल अब सिर्फ कमोडिटी की ही हेडलाइन नहीं रहा है। हमने देखा है कि काफ़ी हद तक ये ओवरऑल हेडलाइन बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि दिक्कतें पहले भी यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में रही हैं। पिछले 15 साल यहाँ पर काफ़ी इवेंटफुल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम सेबी के अंडर हैं तो बाजार ऐसा मानता है कि चीज़ें यहाँ पर कुछ सुधरेंगी। लेकिन क्लियरली कैस्टर का जिस तरह से हमने कि इशू बनते हुए देखा है, ऐसा यहाँ पर लगता नहीं है। और जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स हमने एक दिन में 2-3 सर्कुलर्स भी यहाँ पर एनसीडीएक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। उन्होंने एक चीज लगाई, फिर हटा दिया, फिर यहाँ पर स्टैगर डिलीवरी की डेट बढ़ाई, उसको हटा दी, मार्जिन लगाए हैं, टियरिंग करी है, ऑक्शन करी है, तो काफी सारी उन्होंने यहाँ पर कोशिशें करी हैं। बट क्लियरली जिस तरह से प्राइसेस वन डायरेक्शन में नीचे यहाँ पर गिर रहे हैं, सेलर्स अभी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हैं, ब्रोकर्स, मेंबर्स, ट्रेडर्स की तरफ से डिफॉल्ट की यहाँ पर दिक्कतें उठती हुई नजर आई हैं। काफी सारे नंबर्स सेबी ने भी हमें यहाँ पर बताए हैं। तो क्लियरली ये एक एरिया है जो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है। और मुसीबतें अभी भी यहाँ से निकली नहीं है, जैसा कि आपने कहा आज के दिन फिर से यहाँ पर लोअर सर्किट है, तो क्लियरली बाजार और भी यहाँ पर नीचे पुश हो सकता है। रवि देओरा, आपका व्यू क्या है? क्योंकि आप देखिए, जैसे मनीषा जी ने भी कहा कि सेलर्स स्ट्रांग हैं, बायर्स मिल नहीं रहे हैं, ट्रेडर्स हो, ब्रोकर्स हो, ऑलरेडी मार्जिन लिमिट बढ़ने की वजह से पहले ही डिफॉल्ट कर चुके हैं। अभी स्थिति कितनी और नाजुक आपको लगता है कि यहां से हो सकती है? क्योंकि देखिए, सेबी की ओर खबरें तो ये भी हैं कि सेबी की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, लेकिन उनकी ओर से ना तो कोई अभी तक स्टेप लिया गया है, ना ही उनकी ओर से कोई कमेंट्स आए हैं। तो अभी आपको कितनी नाजुक स्थिति दिख रही है? डेफिनेटली कैस्टर सीड में हम एक सबसे बड़े WSP भी है, तो वहाँ पे हम फिजिकल एंड स्पोर्ट मार्केट में देख रहे हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति है। पर्टिकुलरली बात करें तो सेंटिमेंट वाइज अकेले कैस्टर में नहीं, सारे जो एग्री कमोडिटीज है उसमें जो हेजर्स है, वो जो ट्रेडर्स है, उसको वहाँ रिस्क दिख रहा है। क्योंकि ये कुछ ना तो कोई प्राइस रिस्क था, ना तो कोई फंडामेंटल चेंज था, और प्राइजेस सडनली 35% कोलैप्स होना हायर लेवल से। और उसमें भी देखें तो ना तो कोई रेगुलेटरी एक्शन दिखना, मीन्स की जो एक्शन ने रेगुलेटरी एक्शन ले उसके हिसाब से ज़्यादा नेगेटिविटी हुई। क्योंकि जो मार्केट है, ट्रेडर है, वो जो पॉलिसी के पैरालिसिस नहीं चाहता है, वो पॉलिसी का स्ट्रेथनिंग चाहता है। तो वहाँ पे एक्शन पैनिक हो गया, एक्शन ने काफ़ी एक्शंस ले। इस हिसाब से जो भी ट्रेडर्स थे या हेजर्स थे उसने अभी अपनी पोजीशन कट कर ली। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो सेलर्स है वो वहाँ पे अभी भी देखे तो इतने स्टेगर्ड मार्जिन होने के बावजूद भी वहाँ पे वो अभी स्ट्रॉन्ग स्थिति में। उसका मेजर रीजन है कि सेलर्स है वो अभी इन द मनी है, क्योंकि उसके प्राइसेस जो सेल के हायर लेवल से ऑलरेडी प्राइस 30% से ज़्यादा गिर गए, तो वो इन द मनी है। जब तक वो इन द मनी रहेंगे, जब तक फ्यूचर में कोई रिवर्सल नहीं होगा, तब तक मुझे लग रहा है कि पैनिक स्थिति है। बट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे एग्री सेक्टर में, एग्री कमोडिटी जो भी लिस्टेड है वहाँ पे जब आप क्लाइंट को कहते हैं तो क्लाइंट दोबारा पूछते हैं कि इसमें कैस्टर जैसा नहीं होगा, उसका क्या भरोसा है। तो मेजरली अभी मार्केट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है, तो इस पर जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज इसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट है वो दूसरी कमोडिटीज में भी आ सकता है। एक्चुअली वही यहाँ पर काफी हद तक कंसर्न भी है, क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। काफी हद तक ब्रोकर से जिनकी बात हुई है उन्होंने कहा है कि उन्होंने बाकी कमोडिटीज में भी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दी हैं पोजीशंस। रवि सिंह, ये सवाल आपसे है,
5% का जो मार्जिन यहाँ पर एक्सचेंज ने सबसे पहले लगाया, क्या वो लगाना ज़रूरी था? और जैसे रवि देओरा ने भी कहा कि उससे एक्सचेंज एक पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर नजर आया, जो ऑफकोर्स एक्सचेंज को आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है, उनको यहाँ पर और वॉच करना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जब ऐसी कोई स्थिति बढ़ती है तो मार्केट वॉच, मार्केट ट्रैक टीम जो होती हैं, क्या वो ये सब नहीं देखती? क्या अवेयरनेस, क्या मेंबर से बात नहीं की जाती? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मसला निकला है, क्लियरली यहाँ पर बहुत बड़े सवाल पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर पैदा होते हैं और ये कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन जरूर दिखने को मिल रहा है कि कुछ एक सेगमेंट को यहाँ पर शायद फायदा पहुंचाया गया है। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो मनीषा जी, तो ग्वार सीड में ये केस हो चुका है और इस तरीके की स्पेकुलेशन ग्वार सीड और ग्वारगम के प्राइसेस में आपको पीछे देखने को मिले थे। अभी यहाँ पर जिस तरीके से मार्जिन की बात अगर आप करें तो देखिए, मार्जिन एक यहाँ पर ये है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो मार्जिन एक यहाँ पर एक्सचेंज जरूर इनपुट करता है क्योंकि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। यहाँ पर चूंकि जुलाई में जिस तरीके से मॉनसून था, उसके बाद ट्रेडर ने यहाँ पर क्लियर कट बाइंग की पोजीशन बनाई और उसके बाद जिस तरीके से सेकेंड हाफ में बारिश हुई, उससे ये हो गया कि कॉटन का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं से या कैस्टर सीड का प्रोडक्शन अब ह्यूज होने को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस जब नीचे आने शुरू हुए या स्पेकुलेटर ने जब यहां पर सेल किया तो डिफॉल्ट की सिचुएशन खड़ी हो गई। पहली बात है, इतना ओपन पोजीशन यहां पर किस बेसिस पे खड़ी हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा है कि मार्जिन अगर आपको इंक्रीज करना था तो एटलीस्ट आपको पार्टिसिपेंट से एक बार डिस्कस ये देखना जरूरी था कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, स्पेकुलेटिव पोजीशन कितनी है, ओआई 3 लाख से ऊपर का खड़ा हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से जरूर ये संकेत करती हैं कि स्पेकुलेशन और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो एक स्मेल जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ गलत हुआ है। इनफैक्ट मनीषा जी, जो आपने बात कही कि एनसीटीएक्स पैनिक में आया, उस पैनिक की वजह से आप देखिए कि जो ब्रोकर हैं या फिर ट्रेडर्स हैं वो भी पैनिक में आए, जो कि आपने इनफैक्ट मेंशन भी किया कि पहले उन्होंने स्पेशल कैश मार्जिन लगाया, फिर इस डिसीजन को रिवर्स किया, फिर कई और उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जो कि उन्होंने वापस लिए। कई कमोडिटी ब्रोकर्स का ये कहना भी है कि ये जो फ्रीक्वेंट चेंज हुआ है डिसीजन में, उसकी वजह से भी काफी नुकसान पहुंचा है। कुणाल, आपका व्यू क्या है मौजूदा स्थिति पर? और लगातार 7 दिन का लोअर सर्किट और ऐसे माहौल में ये प्रिडिक्ट करना आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है कि दाम कहां तक फिसलेंगे, फिर भी आपकी राय क्या है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा खराबी नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज आप कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इतना प्राइस गिरने के बाद अभी इसमें होगा ऐसा कि फिजिकल मार्केट में वैल्यू इमर्ज हो जाएगा और धीरे धीरे फिजिकल में बाइंग इमर्ज हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर है इनके लिए एक बहुत बड़ा बून है कि अगर उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर है और प्राइसेस ये मात्रा में घट गए, सो वो लोग भी अगर शॉर्ट है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, 4000 का एक सपोर्ट समझना चाहिए और उससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लग रहा है। कुणाल, ऑफ कोर्स यहाँ से बहुत प्राइसेस गिरने नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी नुकसान यहाँ पर ऑलरेडी मेंबर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स उठा चुके हैं। डिफॉल्टिंग नंबर्स यहाँ पर रोजाना बढ़ते हुए नजर आए हैं एंड इवन एज इतने सारे कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद भी आज एक और दिन है जब यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट है। अब क्लियरली बाजार ने यहाँ से अब ये सिचुएशन हो गई कि अब जब ये रुकेगा तो फिर देखेंगे आगे यहाँ पर जाके क्या होता है। तो क्लियरली बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुणाल, आपसे एक और ये सवाल है कि अब यहाँ से एक्सचेंज के साथ क्या स्थिति है? प्राइसेस की तो हम यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे क्योंकि वो फंडामेंटल्स के हिसाब से चल ही नहीं रहा। क्या सपोर्ट आएगी, कहां लोग खरीदेंगे, आई थिंक ये स्टिल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक्सचेंज के तौर पे अब आप लोगों की वहां पर क्या बातें हैं, सेबी से क्या बात कर रहे हैं, इसके आगे अब क्या स्थिति एक्सचेंज के साथ ब्रोकर्स बना रहे हैं? एक्सचेंज के साथ ब्रोकर्स ओवरऑल बात कर रहे हैं। दे आर इन टॉक्स what is going to happen, how settlement is going to take place, and everything brokers are doing. I would not like to comment on it before we have any concrete reply, so I would not try to comment on it, but I hope कि कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन आए और ओवरऑल एग्रीकल्चर मार्केट और कम्युनिटी का अच्छा हो। जी, लेकिन अभी जो एक बात कुणाल ने कही फिजिकल फॉर्म वाली कि वहां पर शायद अब डिमांड बढ़ती हुई दिखे, रवि सिंह आपका एक आउटलुक चाहिए क्योंकि हमें हाल फिलहाल में बहुत सारी क्वेरीज ऐसी मिली हैं जिनके पास फिजिकल फॉर्म में कैस्टर सीड है और उन्होंने ये पूछा है कि जो भाव गिरा है उन्हें क्या करना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है जिनके पास फिजिकल फॉर्म में हो कैस्टर सीड वो होल्ड रखें और वहां पर शायद दाम बढ़ते हुए दिखे, डिमांड बढ़े?
देखिए डिमांड तो बढ़ती हुई नजर आएगी और प्रोडक्शन में इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। अगर आप देखें तो 12 लाख टन हमारे यहाँ पे करीब जो है वो कैस्टर सीड पैदावार होती है और एक्सपेक्टेशन जो है वो 14 लाख टन की है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा स्पेकुलेशन में प्राइसेस गिर जाएं कि जो 6,000 के पास प्राइसेस थी वो 4,000 के पास पहुंच चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पैनिक सिचुएशन फिजिकल मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर इंतजार करें, सब्र का फल मीठा मिलेगा और मुझे लगता है कि जो भारत के बाहर कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उसमें डिमांड वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडिया में जरूर है थोड़ा सा मंदी का माहौल है, तो कॉटन की डिमांड, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड यहां पर थोड़ी और निकल के देखने को मिल सकती। तो प्राइस अगर देखें तो जो 4,000 के पास के प्राइसेस हैं वो स्पेकुलेटिव वे में आपको देखने को मिल सकती, लेकिन फिजिकल मुझे लगता है जरूर यहां पर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक एवरेज प्राइस अगर आप देखें तो वो आपको 4800 से 5400 के बीच में ही देखने को मिलेंगे, जो कि धीरे धीरे आपको फिर से एवरेज प्राइस के पास आती हुई नजर आएगी। आई थिंक यहाँ फंडामेंटल्स तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी हद तक एक पैनिक सिचुएशन, एक लोअर सर्किट्स और जिस तरह से मार्केट आउट ऑफ स्पाइरल चला गया और एक्सचेंज इसके लिए कुछ कर नहीं पाया और सेलर्स का दबाव अभी भी बना हुआ है, तो क्लियरली फंडामेंटल्स इसके सपोर्टिव नहीं है। लेकिन एक पैनिक और एक वन साइडेड मूव हमने यहाँ पर डेफिनेटली आते हुए देखी है कैस्टर सीड में। लेकिन लगातार 7 सेशन लोअर सर्किट लगते हुए, लेकिन जैसे ही कुणाल ने कहा, होप यही करते हैं कि शायद यहाँ से भाव और नीचे ना जाए और संभलता हुआ दिखे। गुप्ता हैं, साथ ही कुणाल शाह हैं, रवि देओरा हैं और रवि सिंह हैं। और अब बात करेंगे भारी बारिश के इम्पैक्ट की, और भारी बारिश से जो असर हुआ है वो कॉटन पर हुआ है, मसालों पर हुआ है, लेकिन आगे का आउटलुक क्या बनेगा उस पर करते हैं फोकस। शुरुआत कॉटन से करते हैं और मनीषा जी आप ही से मैं इनफैक्ट एक व्यू लेना चाहूंगी। हमने देखा कि जो एमपी और गुजरात में फ्लड जैसी स्थिति पैदा हुई उसका एक असर हमने कॉटन के दामों पर देखा, एक तेजी बनी थी, लेकिन अब जो वापस प्राइसेस है वो नरम हुए हैं। तो दो चीजें यहाँ पर समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि जो ये नरमी बनी है कीमतों में, ये क्यों आई है, और दूसरा ये कि जो बारिश का इम्पैक्ट अब दिखेगा वो क्या हो रहेगा। जी दीपाली, यहाँ पे 2-3 इमीडिएट चीज़ें हैं देखने के लिए फंडामेंटल्स के हिसाब से। एक तो ये कि इस बार फसल हम हल्की सी कम देख रहे हैं, लेकिन 322.7 मिलियन बेल्स का अभी भी यहाँ पर एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से है। जो दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो ये ऑफकोर्स की बारिश, क्रॉप डैमेज, क्रॉप क्वालिटी को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स हैं, लेकिन जब आप कंजम्पशन की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने एक दबाव आता हुआ देखा है। चाइना एक बड़ा मार्केट हो सकता था भारत के लिए, क्योंकि यूएस और चाइना के ट्रेड में हमने कमी आते हुए देखी, लेकिन अगर आप भारत के चाइना को एक्सपोर्ट्स देखें तो वहां पर 9% की गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर हमने पिछले साल के मुकाबले इसको डबल होते हुए देखा है क्वालिटी के हिसाब से। तो वो एक अभी भी क्वेश्चन मार्क है इंडियन कॉटन को लेकर। इंपोर्ट्स बढ़े हैं, एक्सपोर्ट्स घटे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस बार थोड़ा सा सरप्लस है और उसका असर भी शायद यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। ठीक है रवि देओरा, आपका व्यू क्या है कॉटन पर मौजूदा माहौल में, या फिर जैसा भी रुझान हमने कीमतों में देखा है, अब आगे का आउटलुक क्या बन रहा है? डेफिनेटली जो मनीषा जी ने फैक्टर बताया उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पर्टिकुलर रीज़न ये है कि जो लास्ट ईयर इंपोर्ट हुआ वो ये साल भी हमें काफ़ी हमारे जो प्राइस फंडामेंटल्स है उसको डैमेज करेगा। लास्ट ईयर ऐसा भी था कि जो यूएस एंड चाइना के बिटवीन जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रह सकता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट उसके सामने इंपोर्ट डबल हुआ। तो मेजरली सरप्लस स्टॉक है, एज वेल एज इस साल जैसे ये बारिश का मामला खत्म होगा, अराइवल्स चालू हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से इमीडिएटली प्रेशर है वहां से कॉटन के प्राइसेस पे रहेगा। एज वेल एज देखें तो कॉटन एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, और ग्लोबली फंडामेंटल देखे या मैक्रो आउटलुक देखे तो लगातार इमर्जिंग नेशंस एज वेल एज डेवलप्ड नेशन है वो अपने जो जीडीपी के फोरकास्ट है वो एग्रेसिवली कट कर रहे हैं। तो वो भी एक रीजन है जिस हिसाब से थोड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री में थोड़ा नर्वसनेस ये साल भी टिक सकता है। मेरे हिसाब से अपर साइड अगर कॉटन में 20,400 20,500 का लेवल मिले तो वहां पे एक बार जो सेल करना है जिसको वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जिसके पास स्टॉक है वो सेल करके हेज भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस साल 21,000 जैसे जो लेवल हमने लास्ट ईयर देखे थे ऐसे देखने को मिलेगा। इस साल मुझे लग रहा है कि 19,000 तक शॉर्ट टर्म में और ऑल ओवर 18,500 तक ये सीजन में जा सकता है। तो ऑल ओवर फंडामेंटल देखे तो वहां पे थोड़ा बेरिशनेस है। जी, तो नरमी यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार देखना होगा कि कैसा बनता है। एक और कमोडिटी जहाँ पर अच्छी खासी न्यूज़ आते हुए हमने देखी है और वो है चना। रवि सिंह, ये सवाल आपसे है, त्योहारी सीजन सामने है, बीच में कुछ डर था ऑफ कोर्स कि सरकार यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है, लेकिन वो हमने आता हुआ नहीं देखा। इंपोर्ट्स भी थोड़ा दूर हैं, क्या ये सब रीजंस इनफ हैं खरीदारी करने के लिए?
देखिए, त्योहारों का और शादियों का सीजन हो और चने की डिमांड ना बढ़े, ऐसा देखने को नहीं मिलता जनरली। और फिलहाल ऑफ सीजन है, अगले जो पैदावार है वो आपको मार्च में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी जो दाम है उनमें कम से कम 100 रुपए की बढ़त और देखने को मिल सकती, यानी कि दाम जो है वो 4400 तक पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल जो अभी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से मार्केट की डिमांड पे डिपेंडेंट है, और डिमांड यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि मनीषा जी थोड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती, चने के दाम थोड़े और बढ़ोतरी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दामों को लेकर आउटलुक आपको मिला है, चने का तेजी यहाँ पर बनते हुए दिख सकती है। लेकिन एक आउटलुक सोयाबीन पर भी ले लेते हैं, जहाँ पर हमने दामों में काफी उथल पुथल देखी है, लेकिन फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए अब आगे का आउटलुक क्या है? कुणाल, आप बताइए, आपके हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आउटलुक क्या है गोइंग फॉरवर्ड? जी, बिफोर आई से टेल अबाउट सोयाबीन, ओवरऑल एग्रीकल्चर ये साल जो मानसून हमने देखा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा विंटर क्रॉप्स को। सो रबी क्रॉप्स में आप बहुत ही अच्छा सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के कारण नेक्स्ट जो सोइंग आएगी वो सोइंग होगी और हार्वेस्टिंग होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बम्पर क्रॉप फॉर मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स। सेकेंडली, सोयाबीन जो मेन आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन का ओवरऑल यहाँ से आउटलुक बहुत मंदी का नहीं लग रहा है। 3500 के नीचे सोयाबीन के प्राइसेस नहीं जाने चाहिए, और यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चालू है उस पर थोड़ा भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं तो इंटरनेशनल सोयाबीन के प्राइसेस जोर से ऊपर आ सकते हैं। सो डोमेस्टिक में भी मुझे लग रहा है कि 3500 सीम्स टू बी द बॉटम। 3550 3600 के बीच में बाइंग अक्यूमुलेशन जोन है, और 3750 तक के लेवल्स आपको सोयाबीन दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है सोयाबीन में, 3550 या फिर 3600 के रेंज में खरीदारी की सलाह है, और जो लक्ष्य रहेंगे ऊपर की तरफ वो 3750 के होंगे सोयाबीन में। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे मसालों पर, खासतौर से टर्मरिक, जीरा या फिर कोरिएंडर। इनको लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा तेजी का मोमेंटम हमने स्पेशली कोरिएंडर और टर्मरिक में बनते हुए देखा है। आज बात करेंगे मसालों की, क्योंकि हमने देखा है स्पेशली टर्मरिक में, कोरिएंडर में काफी अच्छा तेजी का मोमेंटम बना है, वहीं जीरे के दाम जो है वो थोड़े से नरम रहे हैं। मनीषा जी, पहले आप बताइए, मसालों का अगर ट्रेंड देखें तो काफी मिक्स्ड रहा है, तो अभी यहाँ से स्पेशली टर्मरिक या फिर कोरिएंडर को लेकर क्या स्थिति दिख रही है? जी दीपाली, फंडामेंटल्स जो एक दो बाजार यहाँ पर लगातार बात कर रहा है, जहाँ तक हल्दी की बात है वो ये कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में फसल है वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ हो सकता है बारिश की वजह से। जहाँ तक धनिये की बात है, यहाँ पर हमने भाव बढ़ते हुए भी देखे हैं, क्योंकि एकरेज को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स हैं कि इस बार जो बुआई का इलाका है वो 30 से 40% यहाँ पर कम हुआ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जीरे की बात है, और जैसे कुणाल पहले कह रहे थे कि बारिश अच्छी खासी हुई है, जो रबी की फसलें हैं उनको सॉइल मॉइस्चर अच्छा मिलेगा और वहाँ पर बुआई का इलाका बढ़ सकता है। अब वहाँ पे आपको दिखेगा कि जीरे में हम बुआई का इलाका यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड कैरी फॉरवर्ड, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहती है, उसका असर मसालों पे यहाँ पर लगातार पड़ते रहता है। पहला सवाल आपसे ही कुणाल, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन भी किया कि बारिश अच्छी हुई है, रबी के लिए स्पेशली ये काफी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। लेकिन अब मैं वापस उसी चीज पे आना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने कैस्टर में यहाँ पर नुकसान होते हुए देखे हैं, एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा फ्यूचर्स में, तो फंडामेंटल्स यहाँ पर कितना स्ट्रांग रह पाएंगे? और जो लगातार हमने वॉल्यूम एग्री कमोडिटीज में लगातार गिरते हुए देखी है, आप कहेंगे उसका इंपैक्ट यहां पर फिर से पड़ता हुआ नजर आएगा? वेल, आई थिंक फंडामेंटल वाइज अगर देखेंगे तो जो विंटर क्रॉप्स में स्पाइसेस में अगर देखें तो जीरा ही मेन रहेगा स्पाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जीरा के प्राइसेस ऑलरेडी 20,000 से कम हो गए 160, मतलब 16,000 आ गए ऑलरेडी। और नाउ द सोइंग रिपोर्ट जब जीरा का आएगा आने वाले एक आध महीने में, तब हमको समझ में आएगा अगर सोइंग बहुत ज़्यादा हुई है तो प्राइसेस जीरा के और नीचे आ सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि 15,000 14,500 तक के लेवल आपको शायद जीरा में देखने मिल सकते हैं। सेंटिमेंटली इस पे थोड़ा मंदी रहेगा, पर दूसरे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक है। सो टर्मरिक में यहाँ से डाउन साइड 2-3 रुपये की है, और धीरे धीरे जैसे डिमांड पिकअप होगी तो प्राइस पिकअप हो गए। सिलेक्टिव, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव ट्रेड। धनिया अवॉइड करना चाहिए फिलहाल। और जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कैस्टर सीड की इम्पैक्ट, सो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट फियर इन दिस मार्केट अमंग्स द ट्रेडर्स। कोई एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करना प्रेफर नहीं करेगा ऐसे टाइम में। एवरीवन विल लाइक टू सी व्हाट आर द स्टेप्स रेगुलेटर इज टेकिंग, व्हाट इज द ओवरऑल ये जो भी क्राइसिस हुआ है कैस्टर का, उसका ओवरऑल टेक क्या है,
और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। सो एग्रेसिव तेजी होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल। रवि देवरा, आपका व्यू टर्मरिक पर क्या है? अगर थोड़ा नीचे मिले तो लेना चाहिए या फिर अवॉइड करेंगे? थोड़ा सा मैं बाइंग साइड से ज्यादा प्रेफर करूंगा, और खास तौर से दो कमोडिटीज यहाँ पर टर्मरिक और कोरिएंडर, इन दोनों में काफी हद तक बेस प्राइस के पास है और दिसंबर के महीने तक थोड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट ये तेजी आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो अब अच्छा मौका है, एक बार बाय करते हैं तो 5 से 8% तो मिनिमम भाव आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद करता हूँ 10% तक भाव भी बढ़ सकते हैं। रवि देवरा, आपका व्यू क्या है मसालों पर? मसालों पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली मुझे कोरिएंडर पे ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर से देखें तो 40% का प्रोडक्शन फॉल की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट ईयर का प्रोडक्शन भी 25% से डाउन रहा था, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एंड ग्रीन शूट दिख रहा है। जैसे भी ये थोड़ा रेगुलेटरी चेंजेस है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो साफ होगा, बाद में एक अच्छी तेजी है आपको कोरिएंडर में देखी जाएगी। 5800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और 5450 के करीब एक स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा मुझे लग रहा है कि जीरा में थोड़ा बेरिशनेस रहेगा, क्योंकि गुजरात एक काफी बड़ा हब है और उसमें लास्ट ईयर का काफी एग्जिस्टिंग स्टॉक फार्मर के पास या मंडियों में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मुझे लग रहा है प्राइस गिरने चालू हो गए और प्रेशर एडिशनली स्पॉट मार्केट से भी आएगा, तो कुणाल ने जैसे बताया 15,000 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे कोई भी हाइक मिलता है आपको 17,300 से 500 के करीब, तो एक बार वहां पे शॉर्ट करना चाहे तो वहां पे एक बेरिशनेस रहेगी। वहीं धनिया में मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर रवि देवरा ने भी जो बताया उसके हिसाब से कोरिएंडर में डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। 5800 तक के लक्ष्य के लिए 5450 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन तमाम एग्री कमोडिटीज में बहुत ही सेलेक्टिव बाइंग आपको करनी है, और जो जो कमोडिटीज आपको बताई गई हैं उन्हीं पर आप फोकस कर सकते हैं। जैसे कि सोयाबीन का जिक्र हुआ है, कोरिएंडर की बात हुई है, चने में भी बाइंग की जा सकती है, तो बहुत ही ध्यान के साथ आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। मनीषा जी, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी आउटलुक में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। नमस्कार।